ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ जनरल साइंस, और ये उसका पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ और उसे अपलोड भी कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग उसे देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गौतम कुमार, ये मैं हूँ जो आपके लिए काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ कि आपको मैं कुछ क्वालिटी की चीज़ें दे सकूँ। तो देखिए, हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि अभी CHSL, CGL और MTS आने वाला है। ये सारे के सारे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अभी DFCCIL का भी पेपर आने वाला है, तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है, तो आप मुझे ये बताइए कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है। मेरा लोहा कहने का मतलब है आयरन, जो हमें खाने पीने की चीज़ों में मिलता है, ठीक है ना। तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो स्रोत है हरी सब्जियां। हमें हरी सब्जियों से भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को लोहा मिलता है, आयरन मिलता है। आगे, ठीक है ना। गैसोलीन को किसके साथ मिलाने पर गैसोहोल का निर्माण होता है? अगर हम लोग गैसोलीन में क्या डाल दें, मतलब कि या फिर गैसोलीन को किसके साथ मिला दें कि वो उसके साथ मिलकर गैसोहोल बना ले, तो अगर हम लोग गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिला देंगे ना, तो हमें गैसोहोल मिलेगा। अगर हम लोग गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रित कर दें या फिर मिला दें, तो हमें गैसोहोल बनेगा। ये गैसोहोल से अमेरिकी राज्यों में गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी पेट्रोल डीजल चलती है, लेकिन वहाँ पे गैसोहोल से चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो देखिए, तत्कालीन ऊर्जा का कहने का मतलब ये है इंस्टेंट एनर्जी। तो जो लोग रनर होते हैं ना, वे बहुत जल्दी थक जाते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, तो उनके शरीर में हमेशा से ऊर्जा की कमी होती है और उन्हें हमेशा से दौड़ना ही होता है। तो उसके लिए वे लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। जो ग्लूकोज है उन्हें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए। आगे, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों जरूरी है? तो देखो भाई, ओजोन परत भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भी सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। जो सूर्य है, सूर्य से भाई रोशनी हम तक पहुंचती है, लेकिन सूर्य से कुछ हानिकारक किरणें भी निकलती हैं। ये उनमें से एक है पराबैंगनी किरण, जो कि ये भी हमारे पास तो आना चाहती हैं, लेकिन जो ओजोन परत है ना, वो हमारे और सूर्य के बीच में खड़ा होता है और सारे के सारे पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, जिससे हम लोग बच जाते हैं। जो पराबैंगनी किरण से जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम हम लोग को होता है कि भाई हम लोग को स्किन कैंसर हो जाता है, या फिर स्किन संबंधी बहुत सारी बीमारी हम लोग होने लगती हैं। तो इसलिए जो ओजोन परत है ना, वो उसे ऊपर ही रोक लेता है कि भाई तुम काहे के लिए नीचे आओगे, लोगों को परेशान करोगे। आगे चलते हैं। चलिए, आप मुझे बताइए कि टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के उपयोग में लाई जाने वाली सबसे सामान्य दवाई कौन सी है? मतलब कि अगर किसी को टाइफाइड हो गया है ना, तो भाई हम लोग उसे मुख्यतः कौन सी दवाई देते हैं कि भाई ले खाओ और तुरंत फिट हो जाओ? तो उसे हम लोग देते हैं क्लोरोमाइसिटीन। उसे हम लोग क्लोरोमाइसिटीन नाम की दवा देते हैं। लो भाई, खाओ और टाइफाइड से बहुत जल्दी फ्री हो जाओ। आगे चलते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस जलता है ना, तो उसका उसका जो टिप होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। उसे हमें क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, या फिर नन ल्यूमिनस जोन उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? मतलब कि सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। आगे, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क होता है। आगे, शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? जो हमारे बॉडी में जो भी टेम्परेचर होता है उसे नियंत्रित कौन करता है? तो उसके नियंत्रित करने का कार्य है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथ है ना, वही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। अगला है, अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? अस्थिमज्जा में मतलब कि बोन मेरो में किसका निर्माण होता है? तो भाई बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, आरबीसी का। अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आगे, कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड कहने का मतलब होता है हमारा क्या क्या मतलब होता है? तो जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो बैकबोन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कशेरुक दंड। हमारे बैकबोन में 33 हड्डियां होती हैं, इसलिए बोलता है कि कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। आगे, आप यही बात है तो आप मुझे BCG का फुल फॉर्म बता दो। तो BCG का पूरा नाम क्या होता है? तो BCG का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेट यूरिन। बेसिलस कैलमेट यूरिन, ये है BCG का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है या फिर क्यों होता है? तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पैर में पानी लग गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एथलीट फुट।
एथलीट फुट नाम का एक बीमारी होता है जो लग जाता है। ये कवक के द्वारा होता है, ये कवक के द्वारा फैलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दमा। दमा नामक रोग किससे होता है, मतलब कि दमा भी एक तरह का बीमारी है। अगर किसी को दमा है तो वो क्यों है, किस वजह से हुआ है? तो जो दमा है वो फंगस की वजह से होता है, कवक के द्वारा होता है। कवक बोलिए या फंगस बोलिए, दोनों सेम ही है, फंगस की वजह से होता है। आगे चलते हैं, अगला है फाइलेरिया नामक रोग किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? जो फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये कृमियों के द्वारा होता है। कृमि भी एक तरह का वर्म है, उसी की वजह से हो जाता है फाइलेरिया नामक रोग। आगे चलते हैं, हमारा अगला है, जब एक वस्तु की गति को हम दुगनी कर देते हैं। कोई भी वस्तु भी किसी भी स्पीड से चल रहा है, अगर हम लोग उसका स्पीड को दुगना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो जब भी कोई वस्तु अगर किसी गति से जा रही है, अगर हम लोग उसका चाल को अगर दुगना कर देंगे ना, तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। आगे, सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकणिका को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सूत्रकणिका को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। आगे, वट वृक्ष का जो पौधा होता है, मतलब पौधा बोले पेड़ बोलो, वट वृक्ष का जो पेड़ होता है उसको हम लोग कौन से वर्ग में रखते हैं? तो जो वट वृक्ष का जो पेड़ होता है ना, उसे हम लोग आवृत बीजी के ग्रुप में रखते हैं, आवृत बीजी। आगे चलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर वैसे सारे पौधे आते हैं ना जो कि पतझड़ के समय में लाल रंग के फूल देते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के अंतर्गत वे सारे पेड़ आते हैं जो कि पतझड़ में लाल रंग के फूल देते हैं, सुर्ख लाल रंग के फूल देते हैं। आगे चलते हैं, अगला है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि पेनिसिलिन में जो पेनिसिलिन है, अगर वह किससे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कौन लोग यूज करता है, हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो जो पेनिसिलिन है ना, वो कवक से बनाया जाता है, मतलब फंगस से। हम लोग फंगस का इस्तेमाल करके पेनिसिलिन का निर्माण करते हैं। भाई जिन लोगों को डायबिटीज होता है ना, वो लोग पेनिसिलिन के इंजेक्शन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला, लाइकेन को, ठीक ना, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वे 2 जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वे 2 जीव कौन कौन से हैं? तो वे है कवक और शैवाल। जो कवक और शैवाल है ना, हम लोग लाइकेन को इसी से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? तो देखो, जो बेकरी होता है जहाँ पर कि ब्रेड बनाया जाता है, तो वहाँ पे ब्रेड को फैलाने के लिए हम लोग एक खास चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो जो आटा बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो वो केमिकल कुछ और नहीं, वो शैवाल होता है, वो शैवाल से बना हुआ केमिकल होता है। हम लोग उसके आटे में डाल लेते हैं, उसके बाद वो फूल जाता है, उसके बाद हम लोग ब्रेड बनाते हैं। अगला, लौंग हमें किससे प्राप्त होता है? तो जो लौंग है ना, जो लौंग हम लोग खाते हैं, लौंग हमें कली से प्राप्त होता है। किससे? कली से। लौंग हमें कली से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अगला, आप मुझे बताइए कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्तीय से पक्षा शर्करा ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग उपवास रखते हैं या फिर खाना देर से खाते हैं, तो हमारा एनर्जी कम नहीं होता है, ठीक ना। तो जब भी हम लोग उपवास रखते हैं ना, तो हमारे खाने नहीं खाने के बावजूद भी हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमारे शरीर में उसके बाद भी ग्लूकोज का निर्माण होता है, और उस निर्माण की विधि को हम लोग ग्लूकोलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोलाइजेशन। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो उसे बोलेंगे ग्लूको नवजनन। ग्लूको नवजनन हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और ग्लूकोलाइजेशन हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग अनशन पे होते हैं या फिर उपवास पे होते हैं ना, तो हमारी शरीर की ऊर्जा को न कम जाए, इसीलिए जो हमारा शरीर है खुद ब खुद ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमारा शरीर ग्लूकोज को हमेशा से बचा के रखता है, क्योंकि सही समय पर उसका यूज करना है, इसलिए वो बचा के रखता है, और सही समय आने पर वो वही ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। आगे चलते हैं, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, जितना भी जीवधारी जो होता है ना, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है? देखो, कोई भी अगर जीवधारी है, चाहे वो
छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, हाथी हो, गेंडा, कोई भी हो, ठीक है ना, उन सबों में एक बहुत ही खास चीज़ है फास्फोरस। जो फास्फोरस पाया जाता है जिसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा पाया जाता है वो है न्यूक्लिक एसिड। उन सबों के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आगे चलते हैं। ओहो, तो देखिए ये स्लाइड हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो ठीक है, अब हम लोग स्लाइड ख़त्म हो तो कुछ तो करेंगे नहीं। अब हम लोग इसके लिए मैं आपके लिए अलग से और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग और आगे की बात करेंगे। तो देखिए ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की है ये 1-2 पार्ट इसका नहीं होगा, इसका काफ़ी सारे पार्ट आते रहेंगे। आप अपना प्यार प्लीज़ हमें देते रहें, देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाते हैं, प्लीज़। ठीक है, अगर आपको हमारे ये सेशन अच्छे लगते हैं फिर भी कहिए, बुरे लगते हैं फिर भी कहिए, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं डिसलाइक मारिए, अच्छे लगते हैं लाइक मारिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है भाई लोग, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।